विनय और कविता की शादी को कुछ ही समय हुआ होता है। दोनों अपनी शादी से बेहद ही खुश होते हैं। विनय बात बात पर कविता को समझाता रहता है, जिससे परेशान कविता उसे प्रवचन देने वाला पति कहती। एक रोज सुबह का समय होता है। विनय रेडी होकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी कविता उसे टोकती है। आपको कुछ भी बोलो, आप सुनते ही नहीं हो। लेकिन आज शाम को जल्दी आ जाना। आपकी कौन सी बात हम नहीं सुनते? हम तो आपकी सारी बात सुनते हैं। शाम को जल्दी आना है, हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, सब बात सुनते हो मेरी, तभी तो मैं इतनी खुश हूँ। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर विनय ऑफिस के लिए निकल जाता है। कविता भी घर का काम करने लग जाती है। शाम होती है। कविता विनय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन विनय ऑफिस से जल्दी नहीं आता। इससे कविता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। विनय देर रात घर आता है। कविता विनय को देखते ही गुस्सा करने लगती है। ये देखकर विनय उससे कहता है, जीवन में शांति पाने के लिए क्रोध पे काबू करना सीख लीजिए आप। जिसने जीवन में समझौता करना सीख लिया हो वो संत हो जाता है। वर्तमान में जीने के लिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए सदैव अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना सीखिए। गुस्से का समझौता और संत का क्या लेना देना है? भगवान कैसा पति दे दिया, खुद की गलती पर भी मुझे ही प्रवचन देने लगता है। शांत मन से जब सुनी जाती है बात तो सब समझ में आता है, पर गुस्से से अगर सुनी जाए बात तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपके साथ यही हो रहा है। बस अब बहुत हो गया। तुम अपने प्रवचन किसी और को देना। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं सोने, भाड़ में जाओ तुम। यही कारण है जिस कारण आप अशांत रहती हो। अभी पूछूंगी कि लेट कैसे हो गए तो उसमें भी प्रवचन देना शुरू कर देंगे। हम बताते हैं ना हम क्यों लेट हो गए। कविता गुस्से में विनय की बात सुने बिना ही सोने के लिए चली जाती है। विनय पीछे से, अरे कम से कम हमारे लिए खाना तो लगा दीजिए। अरे हमने कुछ नहीं खाया है। अरे सुनिए तो। चली गई, सुना भी नहीं हमारी बात। इतना कहकर विनय खुद ही खाना लेकर खाने लगता है। खाना खाने के बाद जाकर वो सो जाता है। सुबह होती है। कविता विनय से नाराज होती है, तो विनय भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर विनय तेज आवाज में कहता है, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैं बोले जा रहा हूँ लेकिन तुम किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। गलती तुम्हारी हो या मेरी, लेकिन तुम हमेशा मुझे ही प्रवचन सुनाकर चले जाते हो। भला ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने बस यही तो कहा था कि शाम को जल्दी आ जाना, वो भी तुमसे नहीं हुआ। पर उसके बावजूद तुम लेट आए और फिर मुझे ही प्रवचन दे रहे थे। आखिर तुमने प्रवचन देना सीखा कहाँ से? तुम्ही ने तो मुझे प्रवचन देना सिखाया है, याद करो। कविता और विनय की नई नई शादी हुई होती है। इसके बावजूद भी विनय कोई बात नहीं मानता और हमेशा परेशान रहा करता था। कुछ भी होता तो विनय बहुत जल्दी ही परेशान हो जाया करता और चिल्लाने लगता। तभी एक रोज कविता उससे कहती है, विनय, तुम इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो? और मैं कुछ भी बोलूं लेकिन तुम कभी सुनते नहीं हो, ऐसा क्यों? पता नहीं कविता यार, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चीजें सोचने लग गया हूँ, जिसके बाद ना मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए मैं चिल्लाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुम एक काम करो, ये वीडियो देखो। ये बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। विनय कुछ प्रवचन की वीडियो सुनने के बाद उससे कहता है, वीडियो तो काफी अच्छी थी। ये सुनने के बाद मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया। अब से मैं ना प्रवचन वाली वीडियो ही देखा करूँगा। हाँ, मैंने तुम्हें प्रवचन वाली वीडियो देखना सिखाया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बस मुझे ही प्रवचन देते जाओ और जो कहते हो उस पर कभी अमल ही ना करो। ये तो सरासर गलत है। आप रहिए नाराज, हम जा रहे हैं ऑफिस। इतना कहकर विनय अपनी बाइक लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में विनय को उसका दोस्त नितिन मिल जाता है। वो नितिन को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। तभी कविता का कॉल आने लगता है। विनय कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन कविता बार बार कॉल करना शुरू कर देती है। इससे परेशान होकर विनय पॉकेट में से फोन निकालता है और तभी विनय की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और विनय को तो कुछ नहीं होता, लेकिन नितिन का हाथ टूट जाता है। विनय कॉल रिसीव करके कविता से कहता है, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बार बार हमें क्यों कॉल किए जा रही हो आप? हमने उठाया नहीं, आपके कारण हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और तो और नितिन के हाथ में बहुत चोट लग गई है। मैं तो बस इसलिए कॉल कर रही थी
कि तुम अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए वापस लंच बॉक्स लेने आ जाओ, यही कह रही थी। कहते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलता है, और परेशान होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सोचा सत्ता ईश्वर के हाथ में होती है। यदि वो आपसे नाराज हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे भगवान मुझसे नाराज आपके कारण है। आप मेरी जिंदगी का ग्रहण बन चुकी हो। विनय, विनय, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। विनय, सुन रहा है? नितिन जमीन पर पड़ा हुआ होता है और विनय को बार बार पुकार रहा था, लेकिन विनय तो कविता को प्रवचन देने में बिजी हो जाता है और नितिन की कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद नितिन रास्ते में जा रहे कुछ लोगों को रोककर उसकी मदद करने को कहता है। तब कुछ राहगीर नितिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। विनय कॉल कट करने के बाद देखता है तो वहाँ नितिन नहीं होता। ये देखकर विनय कहता है, ये नितिन कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे चिल्ला रहा था। इसके बाद विनय वापस घर चला जाता है। घर जाकर भी विनय कविता को प्रवचन देना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन विनय का प्रवचन देना खत्म नहीं होता। एक दिन विनय ऑफिस में होता है। विनय की माँ कुछ दिन के लिए घर आई होती है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कविता पास के क्लिनिक से डॉक्टर को बुला कर लाती है, तो डॉक्टर कविता को बताते हैं कि उसकी सास को हार्ट अटैक की संभावना है और जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। ये सुनते ही कविता विनय को कॉल करती है। हेलो विनय, जल्दी से घर आ जाओ, हमें माँ जी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन क्या हुआ है जो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा? माँ की तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने पास के क्लिनिक वाले डॉक्टर को घर पर बुला लिया। उसने बताया कि माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा। मैंने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पर। एक छोटी सी भूल सदियों की सजा बन जाती है, इसलिए हमें जीवन में सही और वास्तविक तरीके से ही जीना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें खून देके पाला पोसा बड़ा किया, उन माँ बाप को उनके बुढ़ापे में खून के आंसू देना ये कायरता है। हमें जीवन में उपयोगिता के बदले उपयोगिता ही मिलती है। भावना के बदले भावना ही चाहिए, लेकिन कर्तव्य के बदले कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य तो निस्वार्थ भावना से किया जाता है। जब कविता देखती है कि विनय उसे फोन पर ही प्रवचन देना शुरू कर देता है, तो वो कॉल कट कर देती है और नितिन को कॉल करके आने को कहती है। नितिन जल्दी से कविता के घर आकर उसकी सास को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। बहुत देर बाद विनय हॉस्पिटल पहुंचता है, तो डॉक्टर कविता और विनय से कहते हैं, अगर आज ये समय पर नहीं आती तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि टाइम पर आ गई। डॉक्टर, अब तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? अब तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं है ना? हाँ, अब चिंता ही कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल ठीक हैं और आप कल उन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। भाभी, आप किसी भी चीज की चिंता मत करो। आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना। नितिन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं? आज तुमने माँ जी के लिए जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी भी तो मेरी माँ जैसी ही है। दोनों की बातें सुनकर विनय को एहसास होता है कि अगर आज कविता ने नितिन को कॉल करके नहीं बुलाया होता तो उसकी माँ की जान भी जा सकती थी। इस बात से शर्मिंदा विनय कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं समय पे नहीं आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ना मैं कभी फोन पे या किसी के सामने कोई प्रवचन नहीं दूंगा माँ। इसके बाद विनय को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह हमेशा के लिए प्रवचन देना छोड़ देता है।